नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान और इजराइल और अमेरिका की बात तो लगातार हो ही रही है, लगातार वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी खबरें हैं जिन पर बात करना बेहद बेहद जरूरी है। यूएपीए एक ऐसा कानून बन चुका है जिसका इस्तेमाल लगातार लगातार या तो सरकार के विरोधियों को या फिर मुसलमानों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। आपने देखा इस बात को कि किस तरह से सोनम वांगचुक के ऊपर यूएपीए लगा और उस यूएपीए के चलते 170 दिन वो जेल में रहे, और जब मामला कोर्ट में फंसने लगा तो अचानक गवर्नमेंट ने उनके ऊपर से यूएपीए हटा लिया। लेकिन वो तो फिर भी 170 दिन में रिहा हो गए थे। कश्मीर के ये दो लोग जमशेद जहूर पाल और परवेज राशिद तकरीबन 7-8 साल जेल के अंदर बंद रहे, क्योंकि उनके खिलाफ यूएपीए में केस लगाया गया था। एक ऐसा केस न जिसकी जमीन थी और ना ही कोई आसमान था। कोर्ट ने जो कुछ पाया है उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद लगता है कि जबरदस्ती इन दो कश्मीरी लड़कों को फंसाया गया था और इनकी जिंदगी तबाह कर दी गई 7-8 साल जेल में रख के। मामला अगर आप पूरा देखेंगे तो 2018 का यह मामला है और 2018 में 4 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर की जाती है और जिसमें कहा जाता है कि ये इस्लामिक स्टेट से आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं और इनके पास से यूपी में हथियार बरामद किए गए हैं। इन 4 लोगों में से एक आसिफ नजीब डार, ये 2018 में ही इसकी डेथ हो गई थी और आदिल वानी तब से फरार चल रहा था, यानी पुलिस के फंदे में नहीं आया। गिरफ्तार जिनको किया गया था उनका नाम मैंने आपको बताया, जमशेद जहूर पाल और परवेज राशिद। अब इनके खिलाफ जो केस बना था, मैंने आपको बताया कि कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर में आईएसआईएस की कोई यूनिट सक्रिय है जिसके ये मेंबर हैं और इन्होंने हथियार इनके पास पाए गए जिससे कोई वारदात करने के ये फिराक में थे। दरअसल इनकी गिरफ्तारी हुई 6 सितंबर 2018 को जामा मस्जिद के पास से। जामा मस्जिद के पास बहुत सारे छोटे होटल्स हैं, मुसाफिर खाने हैं, जहां कश्मीर से आने वाले लोग अक्सर रुका करते हैं। जो भी जामा मस्जिद के इलाके में घूमा फिरा होगा उसको पता होगा कि वहां कई सारे ऐसे मुसाफिर खाने हैं जहां कश्मीर से जो व्यापार करने या और कुछ करने आते हैं वो रुकते हैं। उसकी एक वजह यह है कि बाकी होटल्स में कई बार उनको बहुत परेशान भी किया जाता है कश्मीरी होने के चलते। तो ये जामा मस्जिद के आसपास थे जब 6 सितंबर 2018 को इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से हथियार क्या बरामद दिखाया गया कि एक पिस्तौल थी इनके पास और साथ में 5-5 कारतूस थे। अब आप भी ये देखिए कि दोनों लोगों के पास से एक पिस्तौल मिली और 5 ही कारतूस मिले, किसी के पास 6 और 7 नहीं मिले। अब जब जांच शुरू होती है तो पता यह चलता है कि जिस समय यह सब बरामद किया गया था उस समय कोई और वहां पर उपलब्ध नहीं था। किसी की गवाही इस बात की नहीं लगाई गई कि इन लोगों के पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद हुई है। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, 8 साल तक जो यह मामला चलता रहा उसमें 23 अलग अलग गवाहों से पूछताछ की गई, फॉरेंसिक विशेषज्ञों से पूछताछ की गई, उनसे जांच कराई गई और जो अभियुक्त ये दोनों थे, पाल और राशिद, इन्होंने हर तरह के आरोप से इनकार किया। इनके बारे में यह भी आरोप लगाया गया था कि आईएसआईएस के और मेंबर्स के साथ ये संपर्क में थे और हथियार खरीदने के लिए इन्होंने पैसा हासिल किया था। अब कोर्ट ने एक सवाल उठाया कि हथियारों की जब्ती वाला जो दस्तावेज है उस पर एफआईआर नंबर कैसे है। यानी हथियार जब जब्त हुए तो पहले से एफआईआर दर्ज थी, क्योंकि हथियार जब्ती के जो दस्तावेज हैं उस पर एफआईआर नंबर दिया गया था। समझने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब यह है कि एफआईआर पहले से ही दर्ज कर ली गई थी और उसके बाद जब्ती हुई थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? जब्ती के पहले एफआईआर में यह कैसे दिखाया जा सकता था कि इनके पास हथियार मिला उसके बाद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन यहां कंडीशन यह हुई कि हथियार जब्ती के जो दस्तावेज थे उस पर एफआईआर का नंबर था। कोर्ट ने कहा कि या तो एफआईआर कथित बरामदगी से पहले दर्ज की गई थी या यह जो एफआईआर का नंबर है वो इसके दर्ज होने के बाद, जो जब्ती दर्ज हुई है उसके बाद दस्तावेजों में डाला गया था। और दोनों ही केस में बड़ा सवाल उठता है कि अभियोजन यानी कि पुलिस जो है वो अपनी जांच में गड़बड़ी कर रही थी। बंसल साहब जो सत्र न्यायाधीश हैं, अमित बंसल जी, जिन्होंने यह फैसला दिया है,
उन्होंने एक सवाल यह भी उठाया कि पिस्तौल और कारतूस बरामद होते समय मौजूद कोई भी व्यक्ति गवाह के रूप में शामिल क्यों नहीं हुआ। यानी पिस्तौल और कारतूस जब बरामद हुए तो क्या वहां पर कोई नहीं था? अगर वहां पर लोग थे तो उनको गवाह के रूप में शामिल क्यों नहीं किया गया? किसी गवाह का ना होना यह बताता है कि पुलिस ने जब यह कथित तौर पर बरामद किया बंदूक और कारतूस, तो वहां पर पुलिस और इन दोनों लोगों के अलावा कोई और नहीं था, जिससे यह साबित होता है, साबित तो नहीं होता है लेकिन इस तरफ शक की सुई उठती है कि यह पूरा केस कहीं फर्जी तरीके से बनाया तो नहीं गया है। पुलिस के लिए क्या मुश्किल है कि उनके पास एक पिस्तौल और कुछ कारतूस पहुंचा दे? यह सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, अमित बंसल साहब उठा रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें उठा कि दोनों लोगों से 7 सितंबर 2018 को मोबाइल फोन बरामद किए गए, लेकिन फॉरेंसिक में भेजने से पहले 2 महीने तक उसको सील बंद नहीं किया गया। यानी 2 महीने तक वो मोबाइल खुले रहे और न जाने कितने हाथों में घूमते रहे। इससे यह शक पैदा होता है कि जानबूझकर कॉल रिकॉर्ड वगैरह के साथ खिलवाड़ ना किया गया हो, पुराने मैसेज डिलीट करना, नए मैसेज करना वगैरह ना किया गया हो। इसीलिए फॉरेंसिक ने जो कुछ उससे हासिल किया, चूंकि 2 महीने तक फोन खुले हुए थे, सील बंद नहीं थे, इसलिए फॉरेंसिक ने उनके बेस पर जो कुछ कहा उस पर भरोसा करना मुश्किल काम है। लाइव ला ने बहुत क्लियर ये रिपोर्ट किया है कि कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे में मोबाइलों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता और आंकड़ों पर किसी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा कि पॉल और राशिद आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट के मेंबर थे और इसलिए भी उनको आजाद कर देना चाहिए। लेकिन 8 साल वो जेल में रहे, 7.5 साल तकरीबन वो जेल में रहे, यूएपीए के चक्कर में, एक ऐसे अपराध में जो अपराध साबित नहीं हुआ। अब जिन पुलिस वालों ने इनको फंसाया था, क्या उनके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए? मैं लगातार ये सवाल उठाता हूं कि यूएपीए हो कि बुलडोजर, फैसला आता है, फैसला कभी रिहा कर देता है, कभी कहता है बुलडोजर एक्शन गलत था, लेकिन जिन ऑफिसर्स ने यह एक्शन लिया है, जिन ऑफिसर्स ने यूएपीए में 2 कश्मीरी लड़कों को फंसाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और यूएपीए को अगर आप देखें तो वो कितना बड़ा हथियार बन चुका है, आपको मैं एक डेटा से समझाता हूं। 2019 से 2023 के बीच के डेटा देखिए। 2019 में यानी 2019 में 1948 लोगों को यूएपीए में गिरफ्तार किया गया और केवल 34 लोगों को सजा हुई, यानी 2% से भी कम। 2020 में 1321 गिरफ्तारियां हुई, 80 लोगों पर दोष सिद्ध हुआ, यानी कि 6%। 2021 में केवल 4% से भी कम लोगों पर दोष सिद्ध हुआ। 2022 में 2636 लोग गिरफ्तार हुए और 41 पर केवल दोष सिद्ध हुए, यानी 2% से भी कम। और 2023 की बात करें तो और गिरफ्तारियां बढ़ गई, 2914 लोगों को यूएपीए में फंसाया गया और 118 पर केवल दोष सिद्ध हुए, यानी कि 4% के आसपास। यानी कि यूएपीए के केसेस में 5-6% से नीचे ही रहा है आपका कन्विक्शन रेट, यानी कि 100 लोगों को अगर फंसाया जाता है तो 2 से लेकर 6 लोग गिरफ्तार होते हैं और बाकी बेगुनाह होते हैं। लेकिन यूएपीए एक ऐसा कानून है जिसमें जमानत नहीं मिलती है, लोग महीनों महीनों जेल के अंदर सड़ते रहते हैं। आपके सामने बताने की जरूरत नहीं है, उमर खालिद और बाकी लोगों का मामला है, 5-5 साल से जेल में पड़े हुए हैं, जमानत तक नहीं मिल रही है। कल को अगर रिहा हो जाएंगे, उनके जिंदगी के ये जो 5-7 साल बर्बाद हो रहे हैं, इसका हिसाब कौन देगा? क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि क्या यूएपीए को मुसलमानों के खिलाफ, सरकार के विरोधियों के खिलाफ जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो संविधान की जो हमारी मूल धारणा है उसके खिलाफ है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह नहीं पकड़ा जाना चाहिए। यह हमारे संविधान के मूल में था, हमारे कानून व्यवस्था के मूल में था, लेकिन इसको पलट दिया गया है कि भले बेगुनाह हो, अगर सरकार के खिलाफ है तो उसको पकड़ के जेल में डाल दीजिए, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल वो जेल के अंदर पड़ा रहे, उसके बाद बेगुनाह साबित हो जाए, कोई बात नहीं। जो सजा देनी थी वो तो हो गई। 8 साल की सजा बहुत होती है। बहुत सारे मामलों में जो केस थे, ये जो इनके ऊपर लगाए गए थे, उनमें बहुत सारे मामलों में 1-2 साल में ये छूट जाते,
लेकिन 8 साल इन्होंने सजा भुगती है और उसका कोई मुआवजा इनको नहीं मिल रहा है। आप बताइए, जनता का और कश्मीरियों का देश के कानून में भरोसा कैसे रहेगा? और ये केस पहली बार नहीं, हम जानते हैं 10-10, 15-15 साल जेल में लोग रहे हैं और उसके बाद बेगुनाह साबित हुए। इसलिए मुझे लगता है कि यह हाई टाइम है कि सुप्रीम कोर्ट आगे आए और इस तरह के मामलों के लिए नई गाइडलाइन बनाए, जिससे कि ऐसे मामलों में जो फंसाते हैं, जो पुलिस वाले फंसाते हैं, जो बाकी लोग फंसाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई निश्चित हो सके। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस तरह की चीजें एकदम हमारे संविधान को, हमारे कानून को मुंह चिढ़ाती रहेंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी ईरान, अमेरिका, इजराइल में लगातार अपडेट करता ही रहूंगा। फिलहाल आप सबको ईद मुबारक और ये उम्मीद कि इस ईद पर दुनिया में अमन व अमान कायम हो। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।